इमेजिन कीजिए कि आपको सीबीआई या ईडी से एक कॉल आता है। ऑफिसर कहता है कि आपका एक पार्सल नॉर्थ कोरिया से आया है और मुंबई में हमने पकड़ लिया। इस पार्सल में ड्रग्स हैं, कुछ इलीगल पासपोर्ट हैं, कुछ सिम कार्ड्स हैं, कुछ फॉरेन करेंसी भी मिली है। आप इधर से जवाब देते हैं कि भैया मैंने तो ऐसा कोई भी पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया और इस पार्सल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ऑफिसर बोलता है कि जो सिम कार्ड्स हमें मिले वो आपके ही आधार नंबर से लिंक्ड हैं और इनका इस्तेमाल कुछ बहुत गलत कामों में किया गया है। आप पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है और अब आप जेल जाएंगे। जाहिर है ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाएगा, लेकिन ये ऑफिसर असल में ठग हैं जो फर्जी ऑफिसर बने हुए हैं और आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको इस सिचुएशन में कई दिन तक रखेंगे और आपसे लगातार कांटेक्ट में बने रहेंगे। आपको तरह तरह से डराएंगे, कार्यवाही की धमकी देंगे और इसके बाद वीडियो कॉल पर फर्जी जज से या दूसरी एजेंसी से सेटिंग करवाने की बात करेंगे। यानी ये इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता भी बताएंगे और उसके बदले में आपसे करोड़ों रुपए ऐंठ लेंगे। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे ये साइबर क्रिमिनल आपकी मेहनत की कमाई को चुटकियों में खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। आज बात करेंगे ऐसे ही कई साइबर क्राइम्स के बारे में, समझेंगे कि ये आखिर इतने खतरनाक क्यों हैं और इन हमलों से कितना नुकसान हुआ है। ये भी जानेंगे कि बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है और दुनिया में कौन सा देश है जिसकी साइबर सुरक्षा सबसे मजबूत है। इसके अलावा भारत में साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या कानून बनाए गए हैं, इसकी बात भी करेंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। इंटरनेट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज वैसी ही जरूरत बन गया है जैसे खाना या फिर हवा। दोस्तों, 3 इडियट का वो वाला डायलॉग याद है आपको जिसमें रेंचो कहता है कि हम चारों तरफ से मशीनों से घिरे हुए हैं। आज सच्चाई यही है कि हम चारों तरफ से इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल तकनीकों से घिरे हुए हैं। ये हमारी डेली लाइफ का बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गए हैं। चैट करनी हो, ऐप हाजिर है। दोस्त बनाने हो तो भी ऐप हाजिर है। काम करना हो जैसे पीपीटी बनानी हो, डॉक्यूमेंट एडिट करना हो, ऐप है। पैसा कमाना हो, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी हो, आईपीओ लेना हो, क्रिप्टो करेंसी लेना हो, सबके लिए ऐप है। सारे बैंकिंग के काम टेक्नोलॉजी के जरिए घर बैठे हो जाते हैं। इंटरनेट ने आज कम्युनिकेट करने, फ्रेंड बनाने, अपडेटेड रहने, गेम्स खेलने, शॉपिंग करने के तरीकों को बदल दिया। और एआई के आने के बाद तो हमारी डिपेंडेंसी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और खतरा भी उतना ही बढ़ा है। हम डिजिटल स्पेस में किस कदर इन्वॉल्व्ड हैं, ये 2023 के प्यू रिसर्च के डेटा को देखकर समझ सकते हैं। इसके अनुसार दक्षिण कोरिया की 99% जनसंख्या इंटरनेट का इस्तेमाल करती है और इस लिस्ट में मलेशिया दूसरे स्थान पर है। यहाँ की 94% पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करती है। सिंगापुर तीसरे स्थान पर है जहाँ 94% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। जापान में 88% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इस लिस्ट में भारत भी कम नहीं है, 6वें स्थान पर है। भारत की कुल आबादी का 50% से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करता है। अगर परसेंट को छोड़ दें और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली कुल जनसंख्या की बात कर लें तो चीन सबसे आगे है। चीन में लगभग 1 बिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट चलाते हैं, यानी चीन में हर 4 में से 3 व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा है। वहीं भारत दूसरे नंबर पर है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत की लगभग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में करेंटली लगभग 820 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। सबसे खास बात यह कि इनमें से आधे से ज्यादा यानी लगभग 440 मिलियन देश के रूरल एरियाज से आते हैं। लेकिन रूरल एरिया के लगभग आधे लोग अभी भी
एक्टिव यूजर्स नहीं है। देश में 2023 तक इंटरनेट की रीच ईयर बाय ईयर 8% बढ़ी। एक और ट्रेंड देखने को मिला है, वो ये कि शहरी भारत औसतन ग्रामीण भारत की तुलना में हर दिन इंटरनेट पर थोड़ा ज्यादा समय बिताता है। इसके अलावा इंटरनेट यूज करने में महिलाएं अभी भी पुरुषों से पीछे हैं। वहीं शहरी भारत में 4 में से 1 ऑनलाइन शॉपर्स ने पिछले साल सोशल मीडिया ऐप से खरीदारी की है, लेकिन केवल 26% ऑनलाइन शॉपर्स ही कैश ऑन डिलीवरी का लाभ उठाते हैं। देखिए, ये ट्रेंड बताने का एक मकसद ये है कि इंटरनेट समाज में बहुत गहराई तक पहुंच गया है और इंटरनेट का इस्तेमाल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हाई रेट से हो रहा है। इसके अलावा आप इस डेटा से ये भी समझ पा रहे होंगे कि अभी भी देश में डिजिटल डिवाइड मौजूद है। रूरल इंडिया और महिलाएं अभी भी इंटरनेट का फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, शायद डिजिटल इलिटरेसी की वजह से। और यही बात साइबर क्रिमिनल्स के लिए फायदे की है, क्योंकि अधिकतर इनका टारगेट यही ग्रुप होता है। ऐसे ठग लोगों को डिजिटल इलिटरेसी का फायदा उठाना आता है, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि साइबर क्रिमिनल्स एक नए ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं और एक नए प्रकार की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। अब ये ठग हाईली एडुकेटेड रिटायर्ड पेशेवर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। कैसे? डिजिटल अरेस्ट के जरिए। डिजिटल अरेस्ट यानी मोबाइल और इंटरनेट के जरिए किसी विक्टिम को फर्जी केस में फंसाना और वर्चुअली गिरफ्तार कर लेना। विक्टिम को लगता है कि वो सच में गिरफ्तार हो गया है। विक्टिम ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि उसे बस एक ही ख्याल मन में आता है कि यार ये कैसे फंस गए और कहां फंस गए, अब कैसे निकला जाए यहां से। और इसी डर का फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल मुंहमांगी फिरौती वसूलते हैं। दोस्तों, अब देश में ऐसी डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। एक आकलन के मुताबिक पिछले 4 महीने में डिजिटल अरेस्ट के जरिए करीब 400 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। ताज्जुब यह है कि इनमें जो व्यक्ति शिकार बने हैं उनमें डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आर्मी ऑफिसर्स और IIT प्रोफेसर्स जैसे हाईली एडुकेटेड लोग शामिल हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन सब राज्यों समेत देश के कई राज्यों में ऐसे केसेस लगभग हर रोज आ रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि कथित तौर पर ऐसे क्रिमिनल्स फॉरेन लोकेशन जैसे दुबई जैसी जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट करने के लिए ऐसे क्रिमिनल्स नकली कस्टम, CBI, ED, नारकोटिक्स ऑफिसर या फिर जज बनकर कॉल करेंगे। ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं और वीडियो कॉलिंग के दौरान अपना ID कार्ड भी दिखाते हैं। इसके अलावा ये जिस भी एजेंसी के ऑफिसर को कॉल ट्रांसफर करते हैं उसके बैकड्रॉप पर एजेंसी का लोगो दिखेगा, यानी डाउट का कोई भी चांस नहीं देते ये शातिर लोग। फिर जब आप इनसे बात करते हैं तो आपको बताया जाएगा कि आप फंस गए हैं। आपके नाम आए हुए पार्सल में ड्रग्स है, या अवैध पासपोर्ट का हवाला देकर, या फिर अवैध फॉरेन करेंसी मिलने की जानकारी देकर आपके मन में ये डर बैठा देंगे। फिर गिरफ्तारी से बचने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। ये लोग फर्जी सुनवाई भी करते हैं। फर्जी सुनवाई में वीडियो कॉल में दिखने वाला सेटअप भी कोर्ट रूम के जैसा ही होगा, इसलिए लोग यकीन भी कर लेते हैं। अंत में फर्जी जज के निर्देश पर सारा पैसा जांच होने तक सरकारी खातों में ट्रांसफर कराने की बात करेंगे, और ये ऐसे खाते होते हैं जो असल में सरकारी नहीं, फर्जी होते हैं। साइबर क्राइम की जांच से जुड़े असली अफसर बताते हैं कि बहुत पढ़े लिखे, हाईली पोस्टेड और रिटायर्ड लोग कानून का ज्यादा सम्मान करते हैं, और इसीलिए इनके मन में ऐसा डाउट ही नहीं आता कि ये अफसर भी फर्जी हो सकते हैं। ये सोच ही नहीं पाते कि सिस्टम का इतना तामझाम कोई फर्जीवाड़ा है। इसके अलावा ये विक्टिम समाज में काफी रेपुटेड होते हैं, अमीर होते हैं। कोई भी ऐसे केस में नहीं फंसना चाहता जिससे इनकी इमेज खराब हो या इनके बिजनेस को नुकसान हो। दूसरी बात यह है कि सबको पता है कि पैसा फेंक तमाशा देख, ये रीति रिवाज इंडियन सिस्टम में बखूबी प्रैक्टिस की जाती है। यानी आप फंस भी गए तो पैसा फेंकिए और किसी भी प्रॉब्लम से निकल आइए। इसलिए कौन झंझट में फंसे वाली विचारधारा और मानसिकता को अपनाते हुए विक्टिम अक्सर इन प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए मोटा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, जबकि देश में फोन पर ऐसी जांच और पैसे ट्रांसफर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसे केसेस में पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि इन सभी मामलों में सरकारी खाते बताकर जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए वे आम लोगों के बैंक खाते हैं, और इन्हें विदेश में बैठे साइबर क्रिमिनल्स कंट्रोल करते हैं। ऐसे म्यूल्स अकाउंट होल्डर को ट्रांजैक्शन राशि का 10% तक कमीशन के तौर पर भी मिलता है। अभी कुछ ही दिन पहले इंडिया की सबसे बड़ी सिंगल ठगी में से एक का मामला खबरों में आया। यह मामला था डिजिटल अरेस्ट का, और यह किसी छोटे मोटे आदमी के साथ नहीं हुआ था। बदमाशों ने इस बार हमला किया वर्धमान ग्रुप के चेयरपर्सन और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता SP ओसवाल को।
साइबर क्रिमिनल्स ने इनसे 7 करोड़ रुपए की ठगी कर दी। हालांकि पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। लुधियाना पुलिस ने बताया कि घटना के बाद असम और बंगाल से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 5.2 करोड़ रुपए बरामद भी किए गए। यह मामला भारत के साइबर क्राइम की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बरामदगी में से एक का है। अगर आप बहुत सारे केसेस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि डिजिटल अरेस्ट में क्राइम करने का लगभग एक जैसा ही पैटर्न है, तरीका है। इस केस में भी जालसाजों ने खुद को सीबीआई की टीम का सदस्य बताया। उन्होंने ओसवाल से कांटेक्ट किया और दावा किया कि उनके आधार कार्ड का फर्जी पासपोर्ट बनवाने और फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े मामले में इस्तेमाल किया गया है। धोखाधड़ी की शुरुआत मुंबई में सीबीआई अधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के फोन कॉल से हुई। जालसाज ने वर्दी में वीडियो कॉल किया जिसमें सीबीआई का लोगो लगा हुआ था। इसके बाद इन लोगों की हिमाकत देखिए। फर्जी सीबीआई ऑफिसर ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक फर्जी गिरफ्तारी वारंट भी व्हाट्सएप के जरिए ओसवाल को भेजा। फिर उसने ओसवाल को जमानत की कार्यवाही को आसान बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए राजी किया। फिर एक खाते में 4 करोड़ और दूसरे खाते में 3 ट्रांजैक्शन में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया। धोखाधड़ी का पता चलने पर ओसवाल की टीम ने लुधियाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने धोखाधड़ी में शामिल खातों को फ्रीज करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। ऐसे ही डिजिटल अरेस्ट के देश भर में दूसरे मामले भी सामने आए और इन सभी मामलों में ठगी का तरीका लगभग कॉमन था। लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट महिला डॉक्टर शिकार बन गई। 1 से 8 अगस्त तक उनको अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 2 दिन में 7 खातों से 2.8 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। डॉक्टर को ईडी ऑफिसर बनकर फोन करने वाले ने कहा कि उनके बैंक अकाउंट का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। बताया गया कि जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल के खातों में ट्रांजैक्शन हुए हैं। उन्हें फिजिकल या डिजिटल जांच का सामना करना होगा। वो बचना चाहती हैं तो पैसे भेज दें। दूसरे केस में नोएडा में रिटायर्ड मेजर जनरल को डिजिटल अरेस्ट किया गया। ये 10 से 14 अगस्त तक 5 दिन डिजिटल अरेस्ट में रहे। मेजर जनरल को डीएचएल कुरियर सर्विस का ऑफिसर बनकर फोन करने वाले ने कहा कि उनके नाम पर मुंबई से ताइवान के लिए पार्सल है और इसमें 5 पासपोर्ट, बैंक क्रेडिट कार्ड, कपड़े, 200 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स और एक लैपटॉप है। उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए किसी दूसरे कॉल पर ट्रांसफर किया गया और इसके बाद इन्हें भी जांच का डर दिया गया। या तो सीबीआई में सरेंडर कर दो या मेडिकल पूछताछ के लिए मुंबई आ जाओ। ऐसे 2 ऑप्शन मिले। बचने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल ने 2 करोड़ रुपए क्रिमिनल्स को बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया। बाद में इनको ठगी का पता चला। ऐसे ही राजस्थान में हुआ। झुंझुनू में बिट्स पिलाने की प्रोफेसर को शिकार बनाया गया। प्रोफेसर इसी साल अप्रैल में 3 महीने डिजिटल अरेस्ट रही। कुल 7.67 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ऐसे ही भोपाल में 66 वर्षीय रिटायर्ड लेक्चरर को फंसाया गया। इनको इसी साल जून में डिजिटल अरेस्ट करके 1.3 करोड़ रुपए ठगे गए और ये खबरें पूरी मीडिया में छाई भी रहीं। यूं तो साइबर हमलों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन वो अटैक जो सबसे कॉमनली अकर होते हैं उनमें है फिशिंग और ईमेल स्पूफिंग। फिशिंग का मतलब क्या है? चारा डालकर आपसे जानकारी पकड़ना। ईमेल स्पूफिंग का मतलब आपको ऐसे ईमेल भेजना जो ऐसा लगे जैसे किसी ऑथेंटिक ईमेल आईडी से भेजा गया हो, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ईमेल में नॉर्मली एक लिंक होती है जिसे आप क्लिक करेंगे और आप झांसे में फंस जाएंगे और जरूरी इंफॉर्मेशन जैसे आईडी, पासवर्ड, कार्ड डिटेल जैसी चीजें आप अनजाने में ही शेयर कर देंगे। दूसरे साइबर अटैक में मैलिशियस फाइल एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। एप्लीकेशन के जरिए ये क्रिमिनल आपके स्मार्टफोन तथा पर्सनल डेटा तक पहुंच बना लेंगे। साइबर अटैक का एक और तेजी से फैल रहा तरीका है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग साइबर क्रिमिनल्स द्वारा आपका विश्वास जीतने के लिए किया जाता है ताकि आपसे आपकी जानकारी को प्राप्त कर सके। आपकी जानकारी प्राप्त करने और आपको कुछ नुकसान पहुंचाने के मकसद से साइबर क्रिमिनल्स आपसे कम्युनिकेट करने के लिए इस फैक्ट को यूज करते हैं कि आपको सबसे अधिक पसंद क्या है। मान लीजिए आपको ऑनलाइन गेम खेलना बहुत पसंद है, तो साइबर क्रिमिनल एक गेमर की तरह बिहेव करेगा और आपको बातचीत तथा जानकारी शेयर करने के लिए मजबूर करेगा। इन सब के अलावा साइबर बुलिंग, जॉब फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ग्रूमिंग, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, विशिंग, स्मिशिंग, सेक्सटिंग, सिम स्वैप फ्रॉड, साइबर स्क्वैटिंग, फार्मिंग और क्रिप्टो जैकिंग अन्य साइबर अटैक हैं जिनसे क्रिमिनल आपको परेशान करते हैं, पैसे लूटते हैं या एक्सटॉर्शन करते हैं। जैसे जैसे भारत में इंटरनेट यूजर बढ़े वैसे वैसे यहां साइबर क्राइम्स भी बढ़ते गए। 2016 के टाइम से जब से इंटरनेट सस्ता हुआ तब से इन क्राइम्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई है।
2019 से 2024 तक रजिस्टर्ड मामलों में गजब की तेजी देखने को मिली। कोविड-19 के दौरान यह संख्या और अधिक तेजी से बढ़ी। 2019 में लगभग 26,000 शिकायतें दर्ज की गईं, 2020 में लगभग 2.5 लाख, 2021 में 4.5 लाख, 2022 में तकरीबन 10 लाख, 2023 में लगभग 15 लाख और अकेले 2024 के पहले 4 महीनों में 7,40,957 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र I4C के अनुसार मई 2024 में प्रतिदिन औसतन 7,000 साइबर क्राइम शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 85% शिकायतें ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित थीं। अगर आप ये जानने में क्यूरियस हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा होने वाले साइबर क्राइम का टाइप क्या है, तो जवाब है फाइनेंशियल फ्रॉड। 2020 से 2023 के बीच भारत में हुए साइबर अपराध में इसका हिस्सा 75% रहा। इसके अलावा हाल के वर्षों में भारतीय वेबसाइटों को हैक करने की संख्या में भी वृद्धि हुई। 2018 में लगभग 17,560 साइटें हैक की गई। 2020 में 26,121 साइटें हैक की गई। वहीं 2021 में 78% भारतीय ऑर्गेनाइजेशंस ने रैंसमवेयर के हमले झेले। आर्थिक नुकसान की बात करें तो जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच ही साइबर क्राइम की वजह से भारतीय नागरिकों को 1750 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। गृह मंत्रालय द्वारा मैनेज्ड राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 7,40,000 से ज्यादा शिकायतों के जरिए इसकी जानकारी दी गई। ज्यादातर विक्टिम ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम, गेमिंग ऐप स्कैम, एल्गोरिदम हेरफेर स्कैम, इलीगल लैंडिंग ऐप स्कैम, सेक्सटॉर्शन और OTP स्कैम के शिकार हुए हैं। वहीं 2024 के शुरुआती 4 महीनों में 4,599 केसेस में डिजिटल अरेस्ट के कारण 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ट्रेडिंग घोटाले के 20,043 मामले थे, जिसमें 1,420 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। I4C के आंकड़ों के अनुसार इन्वेस्टमेंट स्कैम के कारण 222 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि लैंडिंग एप्स के कारण 13.23 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सूचकांक साइबर थ्रेट को रोकने और साइबर इंसिडेंट्स को टैकल करने की किसी देश की कैपेसिटी को बताता है। दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सूचकांक के अनुसार पोलैंड में साइबर सुरक्षा सबसे मजबूत है। इसके बाद है एस्टोनिया, यूक्रेन, लातविया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश। वहीं अगर हम ये देखें कि साइबर क्राइम से किस कॉन्टिनेंट के ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा खतरा है, तो लिस्ट में सबसे ऊपर आता है एशिया। एशिया में 2021 में सबसे ज्यादा साइबर हमले हुए, यानी दुनिया के कुल साइबर क्राइम का 26% हिस्सा एशिया ने अकेले सामना किया। इसके बाद है यूरोप 24%, नॉर्थ अमेरिका 23%, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका 14% और लैटिन अमेरिका में 13% हमले देखे गए। साइबर क्राइम पर इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात करें तो हमारे सामने नाम आता है बुडापेस्ट कन्वेंशन का। खास बात यह है कि यह अपनी तरह की पहली ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें हर देश अपने अपने लेवल पर लॉ बनाएगा और दुनिया के अन्य देशों के बीच कोऑर्डिनेट करेगा ताकि साइबर क्राइम को रोका जा सके। हम सबको पता है कि अधिकतर साइबर क्राइम क्रॉस कंट्री होते हैं, यानी क्राइम होता किसी और देश में है और किया किसी और देश में जाता है। इसलिए सभी देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक पेंच है। दरअसल कन्वेंशन का आर्टिकल 32B एजेंसीज को पर्सनल डेटा के एक्सेस की परमिशन देता है। वहीं दुनिया के अधिकतर देशों के द्वारा इस आर्टिकल को नेशनल सॉवरेनिटी के अगेंस्ट माना जाता है। यही रीजन है कि भारत ने भी अभी तक इस पर साइन नहीं किया है। देखिए, हम आप जो भी इंफॉर्मेशन या पर्सनल जानकारी इंटरनेट पर शेयर करते हैं वो हमेशा के लिए इंटरनेट पर मौजूद रहती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को पूरी तरह डिलीट करना बहुत कठिन है। वहीं भारत जल्द ही दुनिया में इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा यूजर बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन अपना अधिकांश समय बिता रहे हैं। स्मार्टफोन से सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेम्स, शॉपिंग इत्यादि तक पहुंच काफी व्यापक हो गई है। भारत में डिजिटल पेमेंट भी बड़े पैमाने पर चलती है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है। यह भारत का डिजिटल विश्व गुरु बनने का समय है, लेकिन हाल के सालों में साइबर अपराध भी कई गुना बढ़ गए हैं और ऐसी सिचुएशन में साइबर सिक्योरिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाती है। इसलिए साइबर क्राइम से निपटने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की ये धाराएं हैकिंग और साइबर अपराधों से रिलेटेड है। इसके अलावा सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई, जिसके तहत सरकार ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर
NCIIPC को बनाया। इसके तहत 2 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने तक का प्रावधान है। इसके अलावा डिफरेंट लेवल्स पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के क्षेत्र में ह्यूमन रिसोर्स विकसित करने के मकसद से सरकार ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ISEA परियोजना प्रारंभ की। दूसरी तरफ सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN की भी स्थापना हुई, जो कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए नेशनल लेवल की नोडल एजेंसी है। देश में साइबर अपराधों से कोऑर्डिनेटेड और इफेक्टिव तरीके से निपटने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र भी स्थापित किया गया। यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का हिस्सा है। इन सब के अलावा भारत क्रॉस कंट्री साइबर सिक्योरिटी के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C बनाया गया है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती रिपोर्टों के बाद केंद्र सरकार ने ऑनलाइन धमकी, ब्लैकमेल और जबरन वसूली के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 1000 से अधिक स्काइप ID को ब्लॉक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी सहयोग किया है। साथ ही सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वो किसी भी ऐसी घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज करें। देखिए, डिजिटल अरेस्ट ठगी का एक ऐसा तरीका है जिसमें नॉर्मली पासवर्ड, CVV नंबर, OTP जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें ठगों का सारा काम विक्टिम का डर अपने आप ही कर देता है। लेकिन साइबर क्राइम के बहुत से तरीके हैं जहां येन केन प्रकारेण आपकी निजी जानकारी जैसे OTP, CVV नंबर, पासवर्ड या दूसरी कॉन्फिडेंशियल जानकारी आपसे ही निकलवाई जाती है और पैसे ऐंठे जाते हैं। इस सिचुएशन में आम आदमी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो किसी भी अनजान या सस्पेक्टेड व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर मत करिए। अनजान नंबरों से आई वीडियो कॉल से अगर ठगी का अंदेशा हो तो नंबर ब्लॉक करके साइबर क्राइम सेल को इन्फॉर्म करिए। अपने फोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप के पासवर्ड और सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ही अनजाने में खुद को ठगने का मौका दे देते हैं। फिर भी अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो सबसे पहले साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 1930 या फिर cybercrime.gov.in पर जाकर जानकारी दीजिए। सबसे पहले अपनी कंप्लेंट लिखवाइए। फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो बैंक को कांटेक्ट करके अपने अकाउंट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को फ्रीज करवाइए। देखिए, देश में साइबर क्राइम से लड़ने का सिस्टम तो बना है, लेकिन हमने देखा है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड मामले जल्दी सुलझाए नहीं जाते। या तो अपराधी पकड़े नहीं जाते या फिर ठगी का पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाता। चलिए अब सिस्टम की एक और इंपॉर्टेंट खामी की बात करते हैं। देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल राज्य सूची में जुआ, सट्टा, लॉटरी और ऑनलाइन गेम को शामिल किया गया है। इसलिए ऐसे मामलों की जांच राज्य पुलिस करती है। अब होता यह है कि कई साइबर अपराधी इंटरनेशनल और इंटर स्टेट ऑपरेशंस करते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि ऐसे मामलों में राज्य की पुलिस आसानी से एक्शन नहीं ले पाती। इसलिए हमें साइबर क्राइम को रोकने के लिए या तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जरूरत है या तो कोई डेडिकेटेड सेंट्रल एजेंसी की। साथ ही एक दुर्भाग्यपूर्ण फैक्ट ये भी है कि साइबर अपराधियों के पास तो स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न तकनीकें, लैपटॉप, कंप्यूटर होते हैं और राज्य पुलिस के पास ऐसे क्राइम्स से लड़ने के लिए सोफिस्टिकेटेड रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। अब AK-47 का मुकाबला चाकू से तो नहीं किया जा सकता। एक बात और, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 78 और 80 के अनुसार साइबर क्राइम के मामलों की जांच केवल इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर ही करते हैं। एक डेटा के अनुसार भारत में इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर होने चाहिए 40,595, हैं केवल 29,225। इसलिए सभी राज्यों में सब इंस्पेक्टर से ऐसे मामलों की जांच करवाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा एक समस्या ये भी है कि पुलिस आपकी शिकायतें दर्ज कर सकती है, लेकिन FIR तभी दर्ज की जाती है जब एक जैसे मामलों की कई शिकायतें आ जाएं। इसलिए कई बार मामले के निपटारे में कई साल लग जाते हैं। साइबर क्राइम से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए पिछले साल पटना हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि साइबर क्रिमिनल्स की इलीगल प्रॉपर्टी पर प्रहार करने की जरूरत है। इसके अलावा ये भी कहा कि साइबर क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ED की जांच के दायरे में लाए जाना चाहिए, ताकि कुछ तो डर बैठे ऐसे क्रिमिनल्स के दिलो दिमाग में। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि खुद ही सतर्क रहकर आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ कभी कोई साइबर क्राइम हुआ। अगर हुआ है तो इंसिडेंट को शेयर कीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि IAS प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए UPSC IAS प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद।
आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार।